Assalamu alaikum. Okay, we have to discuss today May June 2022 Mechanics 9709 variant 43. Walaikum assalam. So variant 3 mean paper 4-3 हमने डिस्कस करना है, जिसको मैं शेयर कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ शेयर करने की। आप अपने बताइए प्रॉब्लम्स इतनी देर में, क्वेश्चन नंबर्स वगैरह क्या हैं जो कि आप डिस्कस करना चाह रहे हैं। सर ये मैंने क्वेश्चन भेजा है, इसको प्लीज देख लें। क्वेश्चन भेजा है मतलब बताइए सर वो इसमें एक क्या दूसरे डिफरेंट ईयर का है उसमें। नहीं, अभी वो इस क्लास में नहीं डिस्कस हो। सर इसमें फोर्सेस रिजॉल्व हो रही है, बस मैंने ये पूछना है कि एंगल मैं अगर डिफरेंट लूँ तो आंसर ठीक नहीं आ रहा मेरा, वो प्लीज एक्सप्लेन कर दें बस कि कौन सा एंगल लेना है। मैं वो आपको अलग वो क्वेश्चन देख के ना मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा, मैं इन क्लासेस के बाद। ठीक है सर, ठीक है। Okay, जी, this is the paper which we have to discuss. ओके जी, बताइए कौन से क्वेश्चंस? 6, 4, सर क्वेश्चन नंबर 4 हमारे। ओके बिल्कुल ठीक है, करते हैं। आप रिदा कह रहे हैं कि क्वेश्चन 2B पार्ट है वो टोटल टाइम फॉर विच द स्पीड ऑफ p इज एटलीस्ट 10 मीटर पर सेकेंड। उसको आपका आंसर आ चुका है, लेकिन आप कह रहे हैं कि बाकी स्कीम को उसमें डबल किया हुआ है। A particle P is projected vertically upward from horizontal ground P. P reaches a maximum height of 45 meters. After reaching the ground, P comes to rest without rebounding. Find the speed at which P was projected. Okay. Find the total time for which the speed of P is at least 10 meter per second. So at least 10 meter per second. आपने स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या फाइंड किया, वो क्या है ये 30। सो अपवर्ड वो मूव कर रहा था, आपने इनिशियली 30 की स्पीड से प्रोजेक्ट किया और फाइनली 45 मीटर के बाद उसकी स्पीड क्या होगी 0। यहां पे सपोज उसकी स्पीड होगी थी 10 मिडल में। आपसे क्वेश्चन है फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द स्पीड ऑफ p इज एटलीस्ट 10 मीन 10 या 10 से ज्यादा। सो अगर इसमें देखो तो ये वो रीजन है जिसमें आपकी स्पीड 10 या 10 से ज्यादा है। प्लस जब इसकी रिटर्न जर्नी स्टार्ट होगी, वापस जब आएगा तो उस वक्त दोबारा टॉप पे तो 0 होगी, लेकिन जब नीचे आता रहेगा तो फिर एक दफा स्टेज आएगी कि उसकी स्पीड 10 और 10 से ग्रेटर हो जाएगी। और वो क्योंकि और कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, तो वो यहीं पे दोबारा आप होगी उसकी 10 होगी। और ये जो टाइम है और ये वाला जो टाइम है, ये दोनों आप डबल कर। तो इसमें भी स्पीड टॉप पे 0 कम बढ़ती गई, एक स्टेज आई 5 हुई 10 हुई 10 के ऑनवर्ड वो टाइम भी आपको काउंट करते, इसलिए उसने डबल किया हुआ है। और जी 2 के बाद आप लोगों ने शायद 4 कहा, ऐसे ये 4A पार्ट या B या दोनों करते हैं। द डायग्राम शोज अ ब्लॉक ऑफ mass 10 kg. So block of mass 10 kg mean downward weight is 100 Newton. Suspended below a horizontal ceiling by two strings AC and BC. ये two strings हैं.
Attached to fixed point on the ceiling, angle ACB is equal to 90 degree. There is a horizontal force of magnitude F Newton acting on the block. The block is in equilibrium. In the case where F is 20, find the tensions in each of the string. इसको हम कह लेते हैं टेंशन A away from the block. इसको करते हैं टेंशन B away from the block. मेरा ख्याल है कि इस क्वेश्चन में आपने जस्ट सब फोर्सेस ने भेजी दे इसमें आपने सब फोर्सेस लेबल करनी है और इक्विलिब्रियम अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड और लेफ्ट इज इक्वल टू राइट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाना चाहिए। देखते हैं। अच्छा जी, सब फोर्सेस रिजॉल्व करते हैं। कौन सी फोर्सेस है जो कि रिजॉल्व करनी है इसमें? टेंशन, फ्रिक्शन वगैरह तो इसमें है नहीं। आर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्सेस दोनों नहीं, कांटेक्ट में है ही नहीं ये ब्लॉक किसी के साथ। तो आप क्या करें, दोनों टेंशन फोर्सेस को रिजॉल्व कीजिए। उसको अगर रिजॉल्व करना है तो टेंशन बी ऐसे और ऐसे आएगा, टेंशन ए इस तरह और इस तरह होगा। आपको ये एंगल अगर फाइंड करना हो ये वाला या ये वाला, ये कैसे फाइंड करेंगे? ये एंगल तो नहीं होगा। आप इस ट्राइंगल को अलग से करके हम क्या वो एंगल फाइंड कर सकते हैं? इस ट्राइंगल को अलग कंसीडर करें तो ये नहीं होगा। आपको फुल ट्राइंगल कंसीडर करनी पड़ेगी। ऐसा है कि नहीं? क्यों फुल ट्राइंगल में ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ये जो फुल ट्राइंगल है इसमें ये वाला एंगल उसे दिया हुआ 90 है और इसमें टू साइड आपको पता है, एक है 0.8 और दूसरी है 0.6। मैं फुल ट्राइंगल को कंसीडर करूंगा, ठीक है। फुल ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे तो आप ये वाला एंगल या ये वाला एंगल ये इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इनफैक्ट हम एंगल नहीं कैलकुलेट करेंगे, उस एंगल के अगेंस्ट वैल्यू अगर कैलकुलेट कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है। ओके, आप बताइए अगर हम ये एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं। इस एंगल को अगर आप कह दे थीटा तो बताइए टेन थीटा क्या होगा? फुल ट्राइंगल में से टेन थीटा आपके पास आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस 0.6 ओवर 0.8, जिसको मैं 3/4 भी लिख सकता हूँ, 0.75 भी लिख सकता हूँ, जिस तरह आप लिखना चाहते हैं 3/4। मैं अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना चाहूँ, मैं थीटा नहीं निकालना, अगर मैं थीटा ना निकालूं तो बेहतर है। मैं अगर चाहूँ तो थीटा निकाल दूं, tan इनवर्स 3/4 भी कर दूं। लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना चाहता हूं तो आप मुझे बता सकते हैं व्हाट विल बी sin थीटा एंड व्हाट विल बी cos थीटा एग्जैक्ट कैलकुलेशन के बाद? वो पहले भी ये काफी दफा डिस्कस हुआ है कि अगर tan sin cos में से कोई एक एंगल की रेशियोज गिवन हो तो sin थीटा होगा 3/5 और cos थीटा क्या होगा 4/5। अब ये तो मेंटली याद हो जाना चाहिए, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो एक दफा मैं जल्द फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये थीटा है और उसने कहा tan थीटा 3/4 है, tan थीटा 3/4 का मतलब परपेंडिकुलर इज 3 एंड बेस इज 4, इसका ये मतलब बनता है। अब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें और बताइए हाइपोटेनस क्या है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे 3² 4 अंडर रूट लेंगे तो वो आएगा 5। और अगर ये 5 आ जाता है तो इसका मतलब साइन थीटा यहां से देखिए, बताइए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस 3/5 और cos थीटा क्या होगा 4/5। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी आपको आनी चाहिए। आप अगर ये ना करें तो आप tan इनवर्स ऑफ 3/4 थीटा निकाल सकते हैं डेसिमल, लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर उसने एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने में कहा, अक्सर कहता है आपको पता है, तो वहां पे फिर ये आपका ये डेसिमल वाला काम वर्क नहीं करेगा। तो ये भी मैं रेज कर रहा हूं। इसी तरीके से अगर ये वाला एंगल निकालना हो, ये वाला एंगल, इसको कह देते हैं अल्फा, तो यहां से tan अल्फा क्या होगा? tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है 0.8,
0.8 over 0.6 मतलब 4/3। सो मेंटली हम बता सकते हैं कि साइन अल्फा इज 4/5, कॉस अल्फा इज 3/5। ये मैं अपने लिए एंगल्स की कैलकुलेशन सारी कर ली कि जहां जरूरत पड़ती है तो इसको मैं यूज करूंगा। ओके, हम करने क्या लगे थे, हम इस टी ए को रिजॉल्व करना है। सो एंगल के ऑपोजिट इज साइन, सो ये होगा साइन, साइन मीन दिस इज टी ए साइन थीटा, ऊपर होगा टी ए कॉस थीटा। अल्फा के लिए टी बी को अगर रिजॉल्व करें तो अल्फा के ऑपोजिट दिस इज टी बी साइन अल्फा एंड दिस इज टी बी कॉस अल्फा। अब आप राइट फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट, अप इज इक्वल टू डाउन करेंगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। मैं इक्वेशन स्टार्ट वाली लिख देता हूँ। मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, राइट इज इक्वल टू लेफ्ट, राइट साइड पे कितनी फोर्सेस हैं, टी बी कॉस अल्फा 20 और टी ए कॉस थीटा, यही है ना। तो राइट इज इक्वल टू लेफ्ट, राइट साइड पे टी बी कॉस अल्फा इज 3/5, सो 3/5 या 0.6 टी बी प्लस 20 इज इक्वल टू टी ए कॉस थीटा है 4/5, सो टी ए 4/5 टी ए, सो 4/5 को 0.8 मिले। सो ये एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ टी ए एंड टी बी। अब एक वर्टिकल इक्वेशन पे लिख ले, वर्टिकल के लिए लिखें। सो वर्टिकल कौन सी फोर्सेस हैं, एक फोर्स है, टू फोर्सेस अपवर्ड है, एक फोर्स डाउनवर्ड है। अपवर्ड टू फोर्सेस क्या है, टी ए साइन थीटा, साइन थीटा 3/5, सो 3/5 टी ए प्लस टी बी साइन अल्फा मीन साइन अल्फा 4/5 टी बी इज इक्वल टू 100। सो टू इन टू इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टेंशन ए और टेंशन बी आ जाएगी। कोई मसला यहां तक इस पार्ट क्वेश्चन में? ओके, मसला है मेरा ख्याल है जो आप लोगों को वो 4B पार्ट में है। Find the greatest value of F for which the block remains in equilibrium in the position shown. कुछ चेंज नहीं हुआ, सब कुछ वही है, लेकिन आपको कह रहा है कि जो पहले उसने आपको F की वैल्यू दे दी थी वो थी 20 शायद दी थी। अब वो कह रहा है कि बताइए कि इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना है और आपको बतानी है F की मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, ये नॉर्मली ये क्वेश्चन मैक्सिमम वैल्यू या लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ का तब आता है जब आपकी सरफेस रफ होती है और उसमें वो क्वेश्चन कहता है कि लीस्ट या ग्रेटेस्ट फाइंड करो, द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव, और आप ये डिसाइड करते हो कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन किस तरफ होगी। एक तरफ पहले फ्रिक्शन की डायरेक्शन करें तो आपके पास लीस्ट आंसर आता है, दूसरी तरफ करने से लार्जेस्ट आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे वो सिनेरियो भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो फ्रिक्शन ही नहीं है, यहाँ फ्रिक्शन है ही नहीं। आपको कह रहा है कि ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करना है, यहाँ फ्रिक्शन वगैरह है ही नहीं, ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में मेंटेन रखना है और आपको एफ मैक्सिमम फाइंड करना है। ऐसा कब हो? बिल्कुल, आप देखिए तो फ्रिक्शन आपकी फोर्स लग रही है राइट साइड पे, ये इधर लग रही है, और इस टेंशन की वजह से एक टेंशन फोर्स भी आपकी राइट साइड पे लग रही है और दूसरी टेंशन की वजह से आपकी एक फोर्स लेफ्ट पे लग रही है। मीन ये फ्रिक्शन और ये, सॉरी फ्रिक्शन नहीं है, मैं फ्रिक्शन कह रहा हूं इसको, एक्सटर्नल फोर्स एफ, ये एक्सटर्नल फोर्स एफ और ये टेंशन इन बी और ये टेंशन इन ए। अगर इसको इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना है तो बेसिकली एफ प्लस टी बी इज इक्वल टू टी है ना, यही हमने प्रीवियस पार्ट में किया है।
ये टी बी का जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट लिखूंगा मैं, टी बी कॉस अल्फा और टी ए साइन अल्फा कॉस अल्फा। लेकिन अब मुझे मैक्सिमम आंसर कब मिलेगा? मैक्सिमम आंसर तब मिलेगा अगर ये मैं इनमें से आपको अगर मैं ये बताऊं कि एक टेंशन आप रिमूव कर दें। कौन सी? इस इक्वेशन को देख के बताइए, इस इक्वेशन को मैथमेटिकली पहले बताइए, इनमें से कौन सी टेंशन को खत्म करेंगे तो जो एफ आएगा वो मैक्सिमम आएगा। मीन कौन सी टेंशन को जीरो कर दें अगर, तो आपका एफ जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा। सर अगर टी आप ए टेंशन टी ए को जीरो कर देंगे तो एफ तो जीरो चाहिए फिर। सर पर टी ये बी। अगर जीरो टी ए अगर जीरो कर दें तो इसका मतलब एफ और टी भी जीरो जीरो ही होंगे, वो तो लीस्ट आंसर होगा ना। खैर लीस्ट भी नहीं होगा, वो तो सिनेरियो ही पॉसिबल नहीं है। आपको ये पता है कि पहले इस टी ए फोर्स को एफ और टी बी दोनों मिल के बैलेंस कर रहे हैं, ऐसे ही है। लेकिन अगर मैं ये टी बी जीरो कर दूं, रिमूव कर दूं, तो अकेला एफ आपका कंप्लीट टी ए को बैलेंस करेगा। तो इस केस में जो एफ होगा वो मैक्सिमम होगा। ये मैथमेटिकली मैंने बताया। लेकिन अगर आप फिजिकल सिनेरियो में देखिए, अगर आप क्वेश्चन को आप देखिए कि ये जो टू स्ट्रिंग्स हैं, एक स्ट्रिंग ये है और एक स्ट्रिंग ये है। मैं किसी एक स्ट्रिंग की टेंशन को जीरो करना चाहता हूं, या इसको मैं यूं कहूं कि मैं किसी एक स्ट्रिंग को काट देना चाहता हूं। कौन सी स्ट्रिंग है जिसको कट भी कर दे अगर, तो फिर भी इक्विलिब्रियम ब्लॉक का मेंटेन किया जा सकता है? बताइए। अगर आप में से कोई कहता है कि इसको काट दो, आप मुझे बताइए क्या ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहेगा? ये अगर स्ट्रिंग कट जाए तो ये तो ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहेगा ही नहीं। हाँ, अगर आप ये स्ट्रिंग काट दें तो क्या फिर भी ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रह सकता है? यस। उस तरफ एक टेंशन लग रही है और इस तरफ एक फ्रिक्शन लग रही है, सॉरी फ्रिक्शन ही एक्सटर्नल फोर्स है। अब फिर भी इसका जो बैलेंस है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जा सकता है। सो अगर आप ये वाली एक टेंशन फोर्स जीरो कर दें तो आपकी उस वक्त जो एफ आएगा वो मैक्सिमम आएगा। पहले ये एफ और ये जो टेंशन फोर्स दोनों मिल के इस तरफ वाली टेंशन को बैलेंस कर रहे थे। अब अगर ये टेंशन रही ना तो अकेले एफ को बैलेंस करनी पड़ेगी। उस वक्त जो एफ होगा दैट विल बी मैक्सिमम। सो हमने क्या करना है, सब कुछ वही होगा। वेट इधर आ जाएगा 100, ये आ जाएगी फोर्स टेंशन, इसको टेंशन ए कहें, और हमने ये इस टेंशन को क्या कर देना है, इसको जीरो कर देना है। मीन ये टेंशन रिमूव कर देंगे तभी आपका जो एफ होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर हम इसको फर्दर देखें, दिस इज टी ए के, ये आपने आई थिंक फाइंड किया था, ये थीटा इसको कहा था। सो दिस इज टी ए साइन थीटा, दिस इज टी ए कॉस थीटा। सो बाकी सब अब आप वही इक्विलिब्रियम मेंटेन करें तो राइट इज इक्वल टू लेफ्ट। सो राइट साइड पे एफ अकेला बैलेंस करेगा टी ए कॉस थीटा को। कॉस थीटा क्या था? 3/5 था, 4/5? 4/5, 4/5 था ना। 4/5 टी ए, ये एक इक्वेशन बनेगी। जो वर्टिकल इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी? टी ए साइन थीटा इज इक्वल टू 100, ऐसे ही है ना। और साइन टी ए साइन थीटा इज इक्वल टू 100, और साइन थीटा था 3/5। सो टी ए इंटू 3/5 इज इक्वल टू 100। यहां से टी ए आ जाएगा, वो आ रहा है 500/3 एक्यूरेट। और ये टी ए की वैल्यू आप इसमें पुट करें तो एफ इज इक्वल टू 4/5 500/3 4 चेक कीजिए। 400/3 आ रहा है, बिल्कुल
सो मेन पॉइंट ये था कि ग्रेटेस्ट और लीस्ट, मैंने आपको रिपीट करता हूं, जब ये ग्रेटेस्ट लीस्ट के क्वेश्चंस आते हैं, अगर तो सरफेस रफ हो और वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में हो, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन एडजस्ट करने से आपको एक्सटर्नल फोर्स एक्स या एफ का लीस्ट या मैक्सिमम आता है। लेकिन अगर वो इन्वॉल्व ना हो फ्रिक्शन वगैरह, तो फिर नॉर्मली आप देखते हैं कि उसमें से कोई एक फोर्स, कोई एक टेंशन हमें जीरो करनी होती है, और आपको देखना होता है कि जीरो करने के बाद भी वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम मेंटेन करने से उस वक्त जो फोर्स एक्सटर्नल आती है वो लीस्ट या ग्रेटेस्ट आती है। यहाँ पे वो ग्रेटेस्ट वाला केस है। जी क्लियर है ये क्वेश्चन 4, स्पेशली बी पार्ट। नेक्स्ट बताइए आफ्टर 4, 6, 5 में तो नहीं किसी को प्रॉब्लम? सर 5 के सी पार्ट में आंसर नहीं आया था हमारा। आंसर नहीं आ रहा था। आप मुझे वर्किंग सेंड कीजिएगा, मैं भी स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन 6, और उसके बाद फिर आपकी वर्किंग देख के मैं उस क्वेश्चन में से एक चेक करके बता सकता ओके हूँ, सर। या अगर करना पड़ा तो दोबारा भी कर लेंगे। क्वेश्चन 6 में तो मुझे लगता है किस किस को प्रॉब्लम है। क्वेश्चन 6 किससे हो गया है? किससे हो, आप रिदा से हो गया, आपसे भी हो गया, और ऑनलाइन में से किससे हो चुका है? 6 चले करते हैं जी। कितने मार्क्स का? 5 का पार्ट ए है और 5 का पार्ट बी है। 10 मार्क्स, 3 ग्रेड। Two particles P and Q of masses 0.3 kg and 0.2 kg respectively are attached to the ends of a light inextensible string. The string passes over a fixed smooth pulley at B, which is attached to two inclined planes. P lies on smooth plane AB, which is inclined at 60 degree to the horizontal. Q lies on the plane BC, which is inclined at 30 degree to the horizontal. The string is taut and the particle can move on the lines of greatest slope of the two planes. It is given that the plane BC is smooth and that the particles are released from rest. Find the tension in the string and the magnitude of the acceleration of the particle. So पहले केस में दोनों surfaces smooth हैं. So अगर दोनों surfaces smooth हैं तो find क्या करना है? Tension in the string. So सब forces आप लेबल कीजिए, हो जाना चाहिए क्वेश्चन। करते हैं। अगर मैं पार्टिकल पी पे सारी फोर्सेस पहले लेबल करूं, पार्टिकल पी पे, सो पार्टिकल पी को मैं पार्टिकल पी जिस इंक्लाइन प्लेन पे उसके रेफरेंस से उसको देखूंगा। ओके, उसके रेफरेंस से सारी फोर्सेस होनी चाहिए। सो इट्स वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड 3 न्यूटन। सो 3 sin 60, 3 cos 60। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन आर, और कोई फ्रिक्शन नहीं है, और एक और फोर्स है जो कि इसमें लेबल करनी है, और वो क्या है? टेंशन फोर्स अवे फ्रॉम पी। एक्सेलरेशन गिवन थी? कुछ भी नहीं गिवन। ओके, तो अगर मैं पहले पी के ऊपर ही बात करूं, पहले पी के ऊपर जो फोर्सेस हैं, मैं पी के लिए नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में अप्लाई करने लगा हूं। पी इज मूविंग डाउन द प्लेन, ऐसे ही है ना? तो फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, व्हाट्स द फॉरवर्ड फोर्स? 3 sin 60 is the forward force, minus backward force is tension, is equal to ma, and mass is 0.3। sin 60 होता है अंडर रूट 3/2, सो ये आ जाता है 3/√3/2 माइनस टेंशन इज इक्वल टू 0.38। सो ये एक इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ टेंशन एंड एक्सेलरेशन।
पी के अंदर हमें अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन फोर्सेस ले भी लूं तो उससे आर मिल जाएगा, लेकिन आर हमारे किसी काम का नहीं, हमें तो टेंशन और एक्सेलरेशन चाहिए, टेंशन बेसिकली चाहिए। अब आप इसका मतलब क्यू को लीजिए, क्यू के ऊपर सब फोर्सेस आप लेबल करते हैं। एक वेट फोर्स 2 न्यूटन, उसको लेबल कर लें, तो दिस इज 2 sin 30, दिस इज 2 cos 30। डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ टेंशन, और ये है आर जिसका फिलहाल कोई यूज नहीं होगा। ओके, क्यू के केस में अगर हम अप्लाई करें नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, कोई फोर्स मिस तो नहीं की मैंने? तो क्यू के केस में फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, देयर आर टू फॉरवर्ड फोर्सेस, टेंशन भी फॉरवर्ड फोर्स है और 2 sin थीटा भी फॉरवर्ड फोर्स है। तो 2 sin 30 प्लस टेंशन, ये है फॉरवर्ड फोर्स, माइनस बैकवर्ड फोर्स है ही नहीं, इज इक्वल टू एम ए मीन 0.2 ए। 2 sin 30 होता है 1/2, 2 into 1/2 is 1, so 1 plus t is equal to 0.2 a। सो ये दूसरी इक्वेशन, यहां से एक्सेलरेशन को आप सब्जेक्ट बना लें, उधर पुट करें और टेंशन का आंसर आ जाएगा। कम से कम पार्ट ए की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन की शक्ल थोड़ी सी मुश्किल लग रही थी, लेकिन क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था। नॉर्मल जो प्रोसीजर हमें पता है कि सारी फोर्सेस लेबल करें, रिजॉल्व करें, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए करें, आंसर आ जाएगा, और वो आ चुका है। कोई मसला? पार्ट टेंशन में से क्या है ये 0.439। अब सेकंड पार्ट में मुझे लगता है कि वो बी सी को रफ कर देगा, लेकिन देखते हैं। It is given instead that the plane BC is rough. A force of magnitude 3 Newton is applied to Q directly up the plane along a line of greatest slope of the plane. Two difference है, एक difference नहीं है, दो difference है। एक तो सरफेस स्मूथ की बजाय रफ हो चुकी है, और इसके अलावा एक एक्सटर्नल फोर्स भी क्यू पे अप्लाई की जा रही है अप द प्लेन। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन क्यू and the plane BC for which the particles remain at rest. बस मैं कोशिश करूं कि उसी डायग्राम से काम चलाया जाए, लेकिन चल जाएगा। ओके जी, बताइए, पी के ऊपर तो कोई चेंज नहीं आएगा, फोर्सेस जो लिखी हुई हैं उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, और क्यू के ऊपर जो चेंजेस हैं वो लिख लेते हैं। क्यू पे एक फोर्स अपवर्ड एक्ट कर, ये कितनी 3 न्यूटन। मसला है फ्रिक्शन का, और हमें ये नहीं समझ आ रही कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है। जरा सुनिएगा प्लीज, फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव, उसने कहा इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना है, उसको रेस्ट पे रखना है। जब रेस्ट पे है और फोर्स लग रही है उसको मूव करने की कोशिश करे, तो आपको मैक्सिमम या मिनिमम की शायद की बात उसने की है। हमें अभी तक नहीं पता चल रहा कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन किस तरफ है। क्या फ्रिक्शन की डायरेक्शन डाउन द प्लेन है या फ्रिक्शन की डायरेक्शन अप द प्लेन है, ये हमने डिसाइड करना है। फाइंड तो हमने म्यू करना है ना। अब म्यू एफ इज इक्वल टू होता है म्यू आर, म्यू किसके इक्वल होगा एफ ओवर आर के। सो म्यू है एफ ओवर आर के। आर की डायरेक्शन का तो मसला नहीं है,
मुझे बताइए म्यू उसने ग्रेटेस्ट का है ना, फाइंड टाइम लीस्ट। अगर म्यू आपको लीस्ट चाहिए तो फ्रिक्शन आपकी लीस्ट होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट होनी चाहिए? फ्रिक्शन हमारी क्या होनी चाहिए? वो लीस्ट होनी चाहिए। आपके पास फ्रिक्शन की वैल्यू आर तो कांस्टेंट है, उसका कोई मसला ही नहीं होगा। आर तो सिंपली इक्वल है 2 cos 30 के। आर तो कांस्टेंट है। सो अगर आपको म्यू लीस्ट चाहिए तो आपकी फ्रिक्शन लीस्ट होनी चाहिए। ऐसे ही है। अब हमने डिसाइड करना है कि फ्रिक्शन लीस्ट कब हो, बताइए। क्या फ्रिक्शन फोर्स को, फ्रिक्शन की डायरेक्शन अप द प्लेन रखूं तब लीस्ट होगी, या फ्रिक्शन की डायरेक्शन डाउन द प्लेन रखूं तब लीस्ट होगी? सॉरी, अप द प्लेन। अगर मैं, आप कह रहे हैं कि अप द प्लेन, हमने टेंशन अभी नहीं फाइंड की हुई, याद रखिएगा। टेंशन इस केस में डिफरेंट होगी। पहले जो टेंशन थी वो डिफरेंट थी, अब जो टेंशन होगी वो डिफरेंट होगी। अगर इसको बैलेंस करना हो, इस क्यू को बैलेंस करना हो, एक ऑप्शन ये है कि मैं फ्रिक्शन इधर रखूं, इस तरफ रखूं, फ्रिक्शन की डायरेक्शन डाउन द प्लेन रखूं। अगर मैं फ्रिक्शन की डायरेक्शन डाउन द प्लेन रखूं तो फ्रिक्शन और टेंशन दोनों मिलके बेसिकली, फ्रिक्शन भी टेंशन भी 2 sin 30 भी, और आपके पास ये मिलके आपके उस 3 न्यूटन फोर्स को बैलेंस करेंगे। ऐसे ही है ना? एक केस ये है कि ये फ्रिक्शन ऊपर की तरफ कर ली जाए। अच्छा, टेंशन तो हमें पता है, टेंशन कांस्टेंट है, याद रखिए। कैसे पता चल रहा है मुझे टेंशन कांस्टेंट है? टेंशन चेंज नहीं होगी। टेंशन हमारा अननोन नहीं है, टेंशन में 1 मिनट में फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन तो इधर से आ जाएगी ना। जो पहले मैंने पी के ऊपर एक अप्लाई किया था, मैं जरा वापस चलता हूं उसके ऊपर, कि अब आपका नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में अप्लाई नहीं होगा पी के लिए, क्योंकि ये तो अब इक्विलिब्रियम है, इसको रेस्ट में मेंटेन करना है। तो आपकी टेंशन तो यहां से फौरन आ जाएगी, मीन टेंशन, टेंशन होगी, बिल्कुल टेंशन होगी, टेंशन इज इक्वल टू 3 sin 60, मीन टेंशन है 3√3/2। तो टेंशन अब कांस्टेंट नहीं है। तो अब आपका मसला ज्यादा इजी हो गया। तो अब आप जरा देखिए कि सिर्फ और सिर्फ अननोन एक एफ ही है, सिर्फ और सिर्फ अननोन एक एफ ही है। मैं अभी तक एफ को नहीं लेबल कर रहा कहीं पे कि अप द प्लेन है या डाउन द प्लेन है। एक केस में अपने माइंड में सोचता हूँ कि मुझे नहीं समझ आ रही, तो मैं क्या करूंगा? मुझे ये पता है कि डाउन द प्लेन एक टेंशन फोर्स लग रही है, कंफर्म लग रही है, और एक 2 sin 30 है। इन दोनों को जरा ऐड करें, टेंशन और 2 sin 30 को ऐड करें। टेंशन है 3√3/2 और 2 sin 30 होता है 1। इसका आंसर कितना आता है? नहीं नहीं नहीं, ज्यादा होगा, ये तो काफी। नहीं, फ्रिक्शन नहीं, मैं सिर्फ डाउन द प्लेन चेक करूं कि फोर्स कितनी लग रही है टोटल। एक 3.59 कुछ इस तरह से आ रही, ये तो बहुत ज्यादा क्लियर हो गया। क्या यहाँ तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड हो ही नहीं सकती? देखिए, टेंशन और 2 sin 30 दोनों मिलके डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं, और एक फोर्स 3 न्यूटन ऊपर एक्ट कर रही है। तो अब अगर फ्रिक्शन डाउनवर्ड में लगा दो तो वो तो फिर मूव करना शुरू कर देगा लेफ्ट साइड से। अगर आपको बैलेंस रखना है तो फ्रिक्शन ऊपर होनी चाहिए। जी, रीजन समझ आई कि डाउन द प्लेन, अप द प्लेन, अगर मैं अभी फ्रिक्शन को इग्नोर करूं, अप द प्लेन एक फोर्स है 3 न्यूटन, डाउन द प्लेन 2 फोर्सेज, और वो 2 फोर्सेज हमें पता है, और दोनों मिलके कितना आंसर दे रही है? 3.59। इसका मतलब फ्रिक्शन जो अगर डाउन द प्लेन होगी तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम ब्रेक हो जाएगा, वो तो नीचे चला जाएगा। सो फ्रिक्शन इसका मतलब अप द प्लेन ही है, और वो फ्रिक्शन कितना होगा? ये 0.59। तो एक्यूरेटली अगर देखते हैं तो अब यूं देखिए, डाउन द प्लेन t + 2 sin 30 इज इक्वल टू अप द प्लेन है f + 3। सो यहां से बताइए f क्या आ रहा है? 0.59 वॉट?
ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, अगर एग्जैक्ट हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर एग्जैक्ट लिख रहे हैं तो ज्यादा अच्छी बात है, अदरवाइज कम से कम 5 सिग्निफिकेंट फिगर लिखें, 0.59। और ये एफ अब आप इसमें पुट कर दें, म्यू इज इक्वल टू एफ इज 0.59807, बट व्हाट इज आर? आर इज इक्वल टू 2 cos 30, 2 cos 30 मीन 2 अंडर रूट 3/2 मीन अंडर रूट 3। तो म्यू को आपका म्यू जो आएगा वो लीस्ट आ जी। अब हम आते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की। इसका क्वेश्चन 7 तो नहीं है ना कुछ? है उसमें है प्रॉब्लम? वो तो 7 अगर है तो फिर तो लास्ट में प्रॉब्लम जरूर होगा। 7 में बताइए, पूरा क्वेश्चन नहीं समझ आया, कर ले। क्वेश्चन 7 काइनेमेटिक्स से लग रहा है और नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी लग रहा है। A particle P moves in a straight line through a point O. The velocity v meter per second of P at time t second after passing O is given by 9/4 plus b by t plus 1 whole square minus c t square. वेलोसिटी का एक्सप्रेशन गिवन है लेकिन उसमें एक कांस्टेंट c भी आ रहा है। कौन कौन कर चुका है 7? ओके। where b and अच्छा two constants b and c, where b and c are positive constants at t is equal to 5, the velocity of p is 0 and its acceleration is minus 13/12। दो में है साइमल्टेनियस इक्वेशन बनी। देखिए वेलोसिटी 0 है टाइम 5 पे, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है आपके पास, वेलोसिटी की जगह लिख दें आप 0 और टाइम की जगह लिख दें 5। सो ये टाइम की जगह मैं 5 लिखूं तो 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, 6 स्क्वायर होगा 36 माइनस 5 स्क्वायर 25c। सो इसमें मसला ये है कि 2 अननोन आ रहे हैं। ठीक, अब दूसरा अननोन, अगर 2 अननोन हो तो लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब एक और लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए जिसके साथ आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सके। अब इलियास एक और इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है कि टाइम 5 पे एक्सेलरेशन -13/12 है। तो अब आप वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करें, इस वेलोसिटी को मैं अब डिफरेंशिएट करने लगा हूं। v इज इक्वल टू 9/4। डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे ये t प्लस 1 होल स्क्वायर को न्यूमरेटर में लेके आना पड़ेगा। सो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो लिखते हैं dv/dt। आप पहले ये dv/dt लिखें और वो dv/dt क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। 9/4 की डिफरेंशिएशन 0, -2 कोफिशिएंट बनेगा -2b होल पावर रूट t प्लस 1, -2 - 1 इज -3 और इनर का डेरिवेटिव 1 ही होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। -2 कोफिशिएंट तो 2ct। So acceleration is -2b over t plus 1 whole power 3 -2ct। अब क्या पुट करें? टाइम 5, एक्सेलरेशन -13/12। टाइम 5, एक्सेलरेशन -13/12। So time 5 plus 1, 6, 6 cube is 216 minus 2 into 6, 12c. So two equations are in terms of 10. So two equations are in terms of A, B and C. इन टू इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, B और C आ जाएगा।
क्या आता है बी और क्या आता है सी? 0 पॉइंट, सो बी इज 9 एंड सी इज 0.1। अच्छा, बी 9 तो प्रूव करना था, वो आना चाहिए था, और सी फिर 0.1 आ गया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। Given that the velocity of p is 0 only at t is equal to 5, find the distance traveled in the first 10 seconds। कौन बताएगा ये कैसे करना है? ऑनलाइन में से पहले कोई बताए। करना इंटीग्रेट ही है, जरा वेलोसिटी को इंटीग्रेट करें तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्या लिमिट 0 से 10 लगाने से आंसर सही आएगा? नो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अगर आपको फर्स्ट 10 सेकंड में डिस्टेंस फाइंड करना है तो नॉर्मली तो ये है कि वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है, जो भी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है उसको इंटीग्रेट करने 0 से 10 आंसर आना चाहिए। लेकिन अगर उन 10 सेकंड्स के दरमियान अगर पार्टिकल कहीं रेस्ट पे आ रहा है तो फिर आप एक ही दफा इंटीग्रेट नहीं करेंगे। और इसने बता दिया आपको टाइम 5 पे रेस्ट पे आ रहा है, अच्छी बात है। अगर ये ना बताता तो शायद आप 0 से 10 इंटीग्रेट करके गलत आंसर निकाल देते। आपको फिर चेकिंग करनी पड़ती कि मिडिल पे रेस्ट पे तो नहीं आ रहा। वो चेकिंग कैसे करनी पड़ती? आप वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में 0 पुट करते और देखते कि क्या कोई टाइम 0 से 10 के मिडिल में तो नहीं आ रहा। लेकिन अब वो वर्किंग एटलीस्ट नहीं करनी पड़ रही, उसने बता दिया है कि टाइम 5 पे। तो आप वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को 0 से 5 अलग इंटीग्रेट करेंगे, उसका एक आंसर आएगा। फिर वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को 5 से 10 अलग इंटीग्रेट करेंगे, उसका एक आंसर आएगा। एक आंसर पॉजिटिव होगा और एक मेरा ख्याल नेगेटिव होगा। आपने दोनों के पॉजिटिव आंसर्स को प्लस कर देना है। You will get the total distance traveled in the first 10 seconds of the motion। जी क्लियर है सबको? Any other question? No? सर वो जो मैंने क्वेश्चन भेजा था वो दिखा दें प्लीज। ओके जी, कल आप लोग करेंगे, आज मई जून अब कंप्लीट हो गया 2022, अक्टूबर नवंबर 2022 वेरिएंट 4.1 ये आप अटेम्प्ट करके आएंगे। हलीमा विल स्टे बैक, अगर बाकी भी कुछ रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, क्योंकि अब मैं सिर्फ कोई हलीमा ने कोई क्वेश्चन भेजा हुआ उसको मैं डिस्कस कर, मैं देखने दे वो क्वेश्चन, लेकिन वो इस पेपर का नहीं है, वो कोई डिफरेंट है। मुझे देख, अच्छा जी ये क्वेश्चन है, बताइए हलीमा इसमें से क्या पूछना चाहते सर इसमें 60 और 90 जो एंगल है उससे हम आर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैंने मतलब वाई एक्सिस के साथ एंगल लिया और फिर मतलब टेंशन मैंने वाई एक्सिस दोनों के साथ और एक्स की वैल्यू भी मैंने उससे फाइंड आउट की, लेकिन आंसर गलत आ रहा था। वो क्यों आ रहा था? इसमें आपने इस स्ट्रिंग के साथ लिए वो एंगल यूज किया है? सर मतलब जो 60 है ना एंगल, उसका ऑल्टरनेट एंगल लेके मतलब मैंने वाई एक्सिस के साथ 60 एंगल 60 लिया है हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और फिर लेकिन वो 90 माइनस 60, 60 एक्स के साथ 30 डिग्रीज लिया है फिर। हाँ जी सही है। वो मीन आप ये कहना चाह रहे हैं कि
ये आपका पता है कि ये एंगल है 60, ठीक। और अगर ये 60 है तो 90 माइनस करके ये आपने कर दिया 30, और अगर ये 30 है तो इसके मुताबिक आपने शायद रिजॉल्व कर दिया ऐसे और ऐसे। जी सर, मैंने ऐसे किया। तो 30 के मुताबिक ही किया है, तो अब आपका ये 30 के ऑपोजिट x साइन 30 बनना चाहिए, और ये x cos 30 ऐसे ही किया है। जी सर, ऐसे किया। तो कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक होना चाहिए इसे। सर उसने मतलब मार्किंग मैटर नहीं स्कीम करता में कि क्वेश्चंस में अगर एंगल्स डिफरेंट हो। ओ अच्छा, ये क्वेश्चन है, बिल्कुल मैटर नहीं करता। उसकी रीजन है ना, रीजन ये है कि साइन 90 माइनस एक्स इक्वल होता है कॉस एक्स के, या कॉस 90 माइनस एक्स इक्वल होता है साइन एक्स के। मतलब वो एंगल जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जिनका सम 90 होता है, उनके साइन और कॉस की वैल्यूज इक्वल होती हैं। अगर आप इसको दूसरे वे से रिजॉल्व करते तो आप यूं करते ना, रिजॉल्व इधर से अगर रिजॉल्व करें तो इधर से रिजॉल्व करें तो ये एंगल 60 बनेगा, तो ये आपका बनेगा x cos 60, और ये बनेगा x sin 60। आप चेक करें तो x cos 60 और x sin 30 की वैल्यू आती है। इसी तरह x sin 60 और x sin cos 30 की वैल्यूज इक्वल आती हैं। वो एंगल जिनका सम 90 होता है, मीन आप चेक कर सकते हैं sin 10 और cos 80 की वैल्यूज इक्वल होती हैं, cos 70 और sin 20 की वैल्यूज इक्वल होती हैं, cos 30 और sin 60 की वैल्यूज इक्वल होती है। मीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का साइन और cos इक्वल होता है। आप कहीं से भी लें, आपके वो आंसर्स ठीक आएंगे। जी क्लियर है हलीमा? जी सर, ठीक है, थैंक यू। ओके जी, सी यू टुमारो, बट उसके पेपर आप प्लीज अटेम्प्ट करके आइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।